सहगल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पीएम मोदी के 400 प्लस टारगेट को लेकर बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, पश्चिमी यूपी में क्या है चुनावी समीकरण, आरएलडी से गठबंधन के बाद क्या बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप कर देगी, एसपी और कांग्रेस वे गठबंधन पर बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का क्या कहना है। देखिए हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन के साथ केंद्रीय मंत्री और आगरा से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी बघेल साहब। बघेल साहब, इंडिया डेली लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे चैनल को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इस बार क्या सीन है? आप पिछली बार जो आपका जीत का अंतर था उससे कितना आगे जा रहे हैं आप? पिछली बार का लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक कठिन चुनाव इसलिए था कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और लोकदल ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उसमें आगरा लोकसभा लगभग 2.25 लाख से चुनाव जीती थी। जी। अब लोकदल का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग लड़ रही है, इसलिए स्वाभाविक बात है कि बीएसपी का प्रत्याशी को जो वोट मिला था पिछली बार उसमें से 1.5 लाख वोट उनका कम हो जाएगा और जो समाजवादी पार्टी का लड़ेगा उसको बीएसपी का वोट नहीं मिलेगा। जी। जो लोकदल का हैंड पंप पिछली बार हाथी को पानी पिला रहा था, वो इस बार हाथी को एक बूंद पानी नहीं पिलाएगा जी। और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेगा। 19 और 24 में एक और फ़र्क है कि 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी की प्रत्याशा में गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने की उम्मीद में देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया। 19 के चुनाव में 2014 से लेकर 19 तक के विकास कार्यों के अनुसार भी वोट मिला, लेकिन 24 के चुनाव में 14 से लेकर 24 तक की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो करोड़ों में शौचालय हो, आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, मुद्रा योजना का लाभार्थी हो, स्वनिधि के लाभार्थी हो, अथवा आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी हो, अथवा उज्ज्वला के लाभार्थी हो, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हों, या 80 करोड़ लोग, बड़ी संख्या है 80 करोड़, 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क ले रहे हों और 5 साल की गारंटी दे दी हो, तो यदि लाभार्थी अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाल दें तो तमिलनाडु में भी कमल खिल जाएगा। चूँकि ये योजनाएं मैंडेटरी नहीं थी, ये ऑब्लिगेटरी हैं। संविधान में नहीं लिखा था कि शौचालय बनाना फंडामेंटल ड्यूटी है और इस्तेमाल करना उनका राइट है। तो ये मोदी जी के दिल से निकली हुई योजनाएं गरीबों के प्रति हैं। बघेल साहब, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र की। कृतज्ञ राष्ट्र है। जी जी। यदि उनके लिए 2 कदम कोई चलता है तो वो 4 कदम चलते हैं। अगर मुंह खाता है, 80 करोड़ लोगों का मुंह से भोजन जाता है तो आंखें झुकती हैं जी। और जो 6 करोड़ लोगों ने आयुष्मान कार्ड में इलाज कराया है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को आयुष्मान भव कहते हैं। इसलिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य की कानून व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है कि एक चौकी इंचार्ज, एक एसएचओ जितना काम करता है जी, उतना प्रतिदिन हमारा मंडल अध्यक्ष भी काम करता है जी। एक कांस्टेबल जितना काम करता है उतना हमारा बूथ अध्यक्ष काम करता है। बघेल साहब, आप पार्टी में काम करने की बात कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का भी एसपी काम करते हैं उतने हमारे अध्यक्ष काम करते हैं, चाहे वो आगरा के महानगर अध्यक्ष हों भानु महाजन जी। तो ये लोग 14, 15, 16 घंटे काम करते हैं। तो जो फौजें हैं शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी, बहुत सही कहा आपने। केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की
परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से 400 पार कमल खिलेगा। जी, केंद्र की ठीक कई है। सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, वो सारी योजनाएं अपनी जगह पे है, लेकिन आप तो क्षेत्र में घूमते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको लोग अपने इलाके में ही देखते हैं, दिल्ली में कम। वो 2 या 3 कौन सी योजनाएं हैं जो कि आपको लगता है कि ग्राउंड पे सबसे ज्यादा जिसका फायदा लोगों को मिला? क्या वो आयुष्मान कार्ड है या कोई और योजना है जो आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोग आपको कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा फायदे का मेरे लिए रहा? वैसे तो मोदी जी जब भी कैबिनेट करते हैं सप्ताह में, तो कोई ना कोई एक बड़ा काम लेकर के देश के सामने आते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जो मुझे महसूस होता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, तो सबसे बड़ा काम मुझे ये लगा है कि चूंकि किसी राज्य के लिए योजना नहीं है, इस देश में किसी भी किसान के खाते में खतौनी में यदि एक कूड़ भी ज़मीन है, माने एक विषय भी ज़मीन है जी। अथवा एक गज भी ज़मीन है, तो उसे 2-2 हज़ार की 3 किस्तें 16 किस्तें मिल चुकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि किसान सम्मान निधि शायद कभी ख़त्म नहीं की जाएगी। नंबर 2 बात, देश बहुत बड़ा है, तो 13 करोड़ लोग इसका ले रहे हैं, तो ये एक गारंटी है कि उनकी दाल रोटी चल सकती है। नंबर 2 बात, 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क ले रहे हों, 12,000 का शौचालय लेते हों, 1,000 की विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन की प्रतीक्षा करते हों, ये बीमार होने पर अपना इलाज कॉरपोरेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकते हैं। जी। पैसे वाले लोग बीमारी के अनुसार डॉक्टर का चयन करते हैं। गांव का आदमी पहले दिन बीमारी को नोटिस में नहीं लेता है, अगले दिन चाय में अदरक डाल के अपने कफ कोल्ड को ठीक करता है, तीसरे दिन जेब में डले हुए पैसों की अपनी हैसियत के अनुसार बेचारा डॉक्टर का चयन करता है। डॉक्टर कहता है 5 दिन का कोर्स, मरीज़ कहता है साहब भाड़ में जाए कोर्स, हम पे तो 40 रुपये डले, जितनी दवाई आती हो दे दो। जब मैं यहाँ अभी बात कर रहा था तब भी एक नर्सिंग होम के आए थे कि साहब हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं और हम आयुष्मान पैनल में हमारा। तीसरा, केंद्र सरकार की सभी नॉन गेस्टेड नौकरियां, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सभी नॉन गेस्टेड नौकरी, देखिए जैसे एटा है, केवल 20 लोग गेस्टेड अफसर हैं और 2000 लोग नॉन गेस्टेड हैं। कलेक्टर एक होता है, पटवारी हजारों होते हैं, माने ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है, मैं इसलिए नॉन गेस्टेड कह रहा हूँ। सभी अराजपत्रित नौकरियों में मोदी जी सरकार ने और भाजपा शासित राज्यों ने इंटरव्यू समाप्त किया है। मैं पहली बार इस बात को कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इंटरव्यू समाप्त करना बहुत बड़ी काम है। जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी के वाइवा देने जाते थे 50 नंबर के, हमारे ही अध्यापक लेते थे, एक पड़ोस के कॉलेज का आता था, हम कब कपाते थे, पता नहीं क्या पूछेगा वाइवा में। तो इंटरव्यू नौकरी के समय मनोविज्ञान खराब होता था, इंटरव्यू लेने के लिए होते ही नहीं थे। सपा बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में या लेखपाल की भर्ती में या क्लर्कों की भर्ती में, ड्राइवरों की भर्ती में, सभी नॉन गेस्टेड नौकरियों में सूची दी जाती थी चेयरमैन को कि आपको ये चयन करना है। तो मैं मजाक में कहता हूँ, लेकिन हकीकत है कि अगर लेना है तो तुम आगरा की स्पेलिंग बता दो, नहीं लेना है तो अब आप चेकोस्लोवाकिया की बताओ। तो चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नहीं लगती थी, क्योंकि ये बंदरबाट हो जाया करती थी। इसलिए नौकरियों में पूरी पारदर्शिता के साथ, हमें हर गांव में मिलता है। उसके फादर कहते हैं कि साहब इसलिए वोट डालेंगे कि सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, यूपी पुलिस, लेखपाल, टीचर्स, एक चवन्नी नहीं लगी है और हमारे बच्चे का चयन सरकारी नौकरी में हुआ है। तो सर, ये किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, जी। इंटरव्यू को समाप्त करना, और सबसे बड़ी बात है कि आए दिन जो हम सुनते थे कि भूख से कोई मर गया कालाहांडी में या उड़ीसा में, जी। मोदी कार्यकाल में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है। इसी देश के एक प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था कि हम खिला नहीं पाएंगे आपको दोनों टाइम भोजन। शास्त्री जी ने तो कहा था कि भाई एक आप व्रत रखा करो। मेरी माँ और मेरे पिताजी व्रत रखते थे, शास्त्री सोमवार कहते थे, शास्त्री जी के आह्वान। आज मोदी जी 80 करोड़ लोगों को जी। जो है 5 किलो गेहूं चावल दे रहे हैं। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला किया, न्यास ने बनाया, लेकिन 31,000 करोड़ रुपए अयोध्या में केंद्र और राज्य का बन गया है। वर्ल्ड लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, वर्ल्ड लेवल का वहाँ रेलवे स्टेशन है, सरयू के किनारों को क्या टेम्स और मिसिसिपी, मिसौरी और नाइल में हुआ होगा जो रिवर फ्रंट बन रहा है। तो कुल मिला के 31,000 करोड़, या तो कौशल्या नगरी राम जी के समय, दशरथ जी के समय बहुत सुंदर रही होगी,
या मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में। तो इसका भी बहुत बड़ा असर है कि अब लोग जाते हैं तो मंदिर के तो दर्शन करते हैं, लेकिन अयोध्या जहाँ पर एक धर्मशालाओं के अलावा एक कायदे का होटल नहीं हुआ करता था, आज उसको विश्व स्तर का नगरी मोदी जी ने और योगी जी ने बनाने का काम किया है। भगत साहब, आपने 3 चीज़ों की बात की, किसान निधि की बात की, आयुष्मान कार्ड की बात की और ट्रांसपेरेंसी बताया कि भर्तियों में जो हो रहा है। क्या ये उस तरह का गेम चेंजर हो सकता है जो पिछली बार उज्ज्वला योजना को लेकर जो बात हो रही थी कि उससे घर घर गांव गांव मतलब जो वंचित था उसको फायदा मिले था, तो क्या उसके टक्कर का या उस तरह का कुछ इम्पैक्ट ये डालने वाला है? मैंने कहा था ना कि 14 में गुजरात मॉडल की उम्मीद में प्रधानमंत्री जी के बहुत ही शानदार मुख्यमंत्रित्व काल को मानते हुए कि ये पीएम बनेंगे तो पूरा देश गुजरात मॉडल हो जाएगा। जी। फिर 19 में 14 से 19 के काम, 24 में 19 से 24 के काम नहीं बल्कि 14 से 24 तक के कार्यकाल, हर चीज़ मोदी जी को दुगने से ज़्यादा करते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज 67 साल में जितने थे 10 साल में उससे दुगने हो गए। यूजी की सीटें 67 साल में जितनी थी 10 साल में उससे दुगनी हो गई, दुगनी से भी ज़्यादा। पीजी सीटें जितनी थी उससे ज़्यादा हो गई। विरासत में 5 एम्स मिली थी, 22 हो गई। हवाई अड्डे जो मिले थे उससे 5 गुने हो गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हर ज़िले को अपना वो गौरव मिल गया जो वो उत्पाद करता था। इसके साथ वन डिस्ट्रिक्ट में वन मेडिकल कॉलेज हो गया। लोगों को कोरोना पीरियड याद है कि हमारा मोदी जी का मैनेजमेंट वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजमेंट माना गया, जो WHO ने भी उसकी सराहना की है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है। समाजवादी पार्टी के समय बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आया था, माँ सोचती थी कि उसका अपहरण तो नहीं हो गया। व्यापारी अगर अपने नियत समय से लेट हो जाता था तो पत्नी को आशंका लगने लगती थी कि थैला तो नहीं चन गया, कहीं गोली तो नहीं लग गई। भगत साहब, अभी आप समाजवादी गांव पार्टी के किसानों ने रात में खेत में पानी लगाना बंद कर दिया था, अपहरण हो जाते थे। अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के टाइम की कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो तो उल्टा कहते कि आपके राज में ऐसी स्थिति नहीं है, मतलब कानून व्यवस्था खराब है बीजेपी के राज में, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिससे गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी इस समय उत्तर प्रदेश के इतिहास का स्वर्ण युग है। कुछ दिन पहले मैं रात 1:30 बजे सिकंदरा की तरफ से शादी करके मैं अटेंड करके आ रहा था, तो एक लड़की को एक्टिवा चला रही थी और उसकी मदर बैठी हुई थी और दोनों सोना पहने हुए थे। ऐसा दृश्य मैंने गरबा के समय गुजरात में देखा है। वर्षों बाद मैंने उत्तर प्रदेश में, वर्षों के बाद तक कभी देखा ही नहीं था। वो दृश्य मैंने देखा, मैंने अनुमति ली कि आपकी एक फ़ोटो खींच लूँ क्या रात के 1:30 बजे, क्योंकि इसको अदरवाइज मिनरल है। तो मैं इसको रिकॉर्ड में रखूँगा कि अब उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जहाँ डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक इसलिए करना बंद कर दिया था कि एक मथुरा का एक जाति विशेष के अपराधी ने हमारे डॉक्टरों का अपहरण करके करोड़ों रुपए समाजवादी पार्टी की सरकार में वसूल किए थे। जी। तो आज ये स्थिति हो गई है कि अगर मेरी खुद की बेटी लखनऊ जाती है तो मैं रास्ते भर फ़ोन नहीं करता हूँ कि अब कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे, क्योंकि रास्ते में कोई घटना हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो 2-4 दिन में रिकवरी वर्कआउट भी हो जाएगी और बुलडोजर भी उस अपराधी के घर पे पहुंच चुका होगा। तो बघेल साहब, आप जिस स्वर्णिम युग की बात कर रहे थे, क्या ये माना जाए कि बीजेपी की नजरिए से यही राम राज्य है? देखिए, राम राज्य और गुड गवर्नेंस थोड़ा दोनों में फ़र्क है। राम राज्य का मतलब था दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो अब ये तो संताप हो गई, क्योंकि उस समय की जनता भी दूसरे प्रकार की थी, नैतिक पतन नहीं था। लेकिन कानून का राज स्थापित हुआ है, समतामूलक समाज की स्थापना हो रही है, अंत्योदय हो रहा है। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर आवास के माध्यम से, सिलेंडर के माध्यम से, 5 किलो गेहूं चावल के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के इलाज के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से, और अभी हम लोग यही बातें कर रहे हैं। जितनी सड़क यूपीए में बनती थी उससे कई गुना एनडीए में बन रही है, जितने हवाई अड्डे थे उससे कई गुना बन रही है। प्रतिदिन कितनी रेलवे लाइन बिछ रही है। शताब्दी चला कर के वो लोग खुश होते थे, वंदे भारत की लाइन लगी हुई है। तो आप ये देख लो कि मेरे ही लोकसभा में 12-12 करोड़ रुपए हमारे 5 स्टेशनों को सौंदर्यीकरण के लिए मिला है। आगरा में वंदे भारत जो है 2 चल रही हैं, एक खजुराहो वाली चल रही है, एक भोपाल वाली चल रही है। सभी राजधानियाँ, दुरंतो, गतिमान, शताब्दियाँ, तो कुल मिला के है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी
क्रांतिकारी मोदी जी ने काम किया है, क्योंकि दिल्ली से आगरा में जितना ट्रेन में लगता है, फिर आगरा से टैक्सी में उतना ही घर तक लगता है। तो एक गरीब आदमी रेल से ही चलता है, रोडवेज की बस से ही चलता है, वो अपनी निजी कार से नहीं चलता है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि कन्वेंसिंग 30 दिन हो गए टिकट मिले हुए, तो रोज़ हम तो घूमते ही हैं। शुरू के चुनाव में जब मेरा ये 7वां इलेक्शन होगा, 7वां कार्यकाल होगा, शुरू के दिनों में एकदम सड़क की बात, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, नाली, कीचड़। आजकल लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी भारत का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं, और जो हम सपेरों का देश कहलाते थे, जादूगंडे का कहलाते थे, ताबीज़ का कहलाते थे, सांप नेवले की लड़ाई या ब्लैक मैजिक का कहलाते थे। मेरा बच्चा विदेश में है साहब, कभी मैं जाता हूँ, अब इतनी इज्जत हो रही है भारतीय मूल की शक्ल देख करके विदेशों में। वो कहते हैं अच्छा मोदी के देश से आए हो, इंडिया तो कहते ही हैं मोदी के देश से आए हो, मोदी के देश से आए हो। तो कहने का मतलब है आज की तारीख, स्थान और समय अपनी जो आपकी डिजिटल बैंक है उसमें लॉक कर देना। मैं रहूं या ना रहूं, भारत जब 2047 में अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, ये विकसित राष्ट्र होगा, ये विश्व गुरु होगा, ये सुपर पावर होगा, ये नंबर 1 इकोनॉमी होगा, क्योंकि 11 से हम 5 पे आ गए हैं, इस कार्यकाल में 3 पे आ जाएंगे। तो हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, और उसकी बुनियाद मोदी जी ने रखी है, बस कहने का तात्पर्य है। जी, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं, चाहे सड़कों का जाल बिछाना हो, ट्रेन का विकास हो, या और भी चीज़ों का, वो सारी चीज़ें जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है और लोगों का जो रिस्पांस आपको पिछले दिनों मिल रहा है अपने लोकसभा क्षेत्र में, वो 80 के 80 सीटों का जो टारगेट आपने बीजेपी ने यूपी में लिया हुआ है, उस तक आपको पहुंचाने में कारगर होगा। आप 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। और पहले 80, फिर 370, और फिर उसके बाद 400 प्लस। मैं जहाँ तक 80 सीटों की बात है जी, 80 की बात है, सबसे खतरनाक गठबंधन पिछली बार था सपा बसपा, दोनों नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी। तो ये 3 जातियां इकट्ठी हो रही थी, चौथा कैंडिडेट होता था, उस समय हम लोग जीत करके आए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अब आप देख लीजिएगा, इस बात को जरा जरूर कई बार दिखाइएगा जी, जी बताएं कि अब वो गठबंधन नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के पास उस समय हर लोकसभा में 1 लाख वोट डालने की क्षमता थी, लेकिन जब सपा से गठबंधन था तो वो 1 लाख, 1.25 लाख हो जाता था, मनोबल बढ़ गया था। और सैफी परिवार ने डाइनिंग टेबल पर उत्तर प्रदेश का नक्शा रखा और टॉप 5 सीटों को चुना। बेगर्स कांट बी चूजर्स, बाकी लोगों को तो कहीं भी लड़ाया जा सकता है, उन्होंने तो चयन किया। तो एक साहब ने कहा मैं आजमगढ़ लड़ूंगा, एक ने कहा मैं मैनपुरी लड़ूंगा, एक ने कहा मैं कन्नौज लड़ूंगा, एक ने कहा मैं फिरोजाबाद लड़ूंगा, एक ने कहा मैं बदायूं लड़ूंगा। और बहन जी इन 5 सीटों पर सभा करने गई, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख का चेक दे के आई। इसके बाद द बेस्ट 5 सीट में से टॉप नेताओं में डिम्पल यादव जी कन्नौज से हारी हुई हैं इस समय, अक्षय यादव फिरोजाबाद से हारे हुए प्रत्याशी के रूप में हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे हुए हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी आजमगढ़ जीते थे, वहाँ मैनपुरी जीते थे, और अखिलेश यादव जी आजमगढ़ जीते थे। केवल पिता पुत्र 2 सीट जीत पाए थे, और उसमें बाई इलेक्शन में हम आजमगढ़ भी जीत गए हैं। मैनपुरी में नेताजी केवल 94,000 से जीते थे, जब उनको 1 लाख बसपा ने दिया था जी। अब मुलायम सिंह यादव जैसा बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है, और हो सकता है भाजपा पिछले प्रत्याशी से और भी प्रभावशाली लड़ा दे। तो मैनपुरी भी खतरे में, समाजवादी पार्टी की खतरे में है। तो आप ये और जिस कहना चाह रहे प्रकार हैं कि से इस बार भी रामपुर को हम लोगों ने उपचुनाव में लिया है, जी। आजमगढ़ को लिया है। इस बार भी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी डिम्पल यादव चुनाव हार रही हैं। बदायूं से इस बार धर्मेंद्र तो लड़ नहीं रहे हैं, वहां से शिवपाल हैं, तो शिवपाल भी हार रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। 80 की 80 सीटें तो तभी आएंगी ना आपके भाई पास। आपको भी ये पता है कि बहन जी गठबंधन कितना प्रभावशाली था कि गठबंधन में बीएसपी के 10 एमपी हैं, और गठबंधन टूटा तो 1 विधायक है, वो भी अपनी दम पर है जी। अब ये गठबंधन नहीं है तो उसका लाभ भी तो मिलेगा। हानि ये हुई थी कि बीएसपी के 10 सांसद आ गए और समाजवादी पार्टी के 5-7 आए। घर के लोग भले हारे लेकिन फिर भी कुछ लोग जीते, जैसे हसन साहब जीते मुरादाबाद से, और रामपुर से जीते आजम खान जी, और संभल से जीते शकील रहमान वर्क साहब, और इनके घर के 2 जीते और 3 हारे। बीएसपी के 10 आ गए और गठबंधन टूटने के बाद 1 विधायक है, तो 50 एमएलए होने चाहिए थे एमपी के अनुसार। तो ये गठबंधन का हमारा नुकसान हुआ, तो आज गठबंधन ना होने का हमको फायदा भी होगा, सिंपल सी बात है।
बघेल साहब, आप तो समाजवादी पार्टी में रहे हुए हैं, बहुत करीबी तौर पे जानते हैं उनके परिवार के लोगों को भी और सबको। अभी आप तो देख रहे हैं कि आपके खिलाफ उनको लड़ना है, और जिस तरह पार्टी की अंदरूनी फाइट हो रही है वो तो आपके लिए कितना काम आपका आसान कर रही है। चाहे वो फाइट आपको रामपुर सीट के लिए आपस में उनके में लड़ाई हो, या फिर मुरादाबाद में हो, मेरठ में उन्होंने कैंडिडेट बदल लिया, गौतम बुद्ध नगर में बदल लिया, तो वो तो आपके खिलाफ लड़ने के बजाय आपका काम आसान नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए। इस समय भारत की राजनीति में, भारत की जी ये अखिलेश जी की पार्टी तो बड़ी छोटी पार्टी है, इस समय भारत की राजनीति में 3 शब्द भयंकर घूम रहे हैं: भय, भगदड़ और भ्रम। जी इंडी चलेगा नहीं चलेगा, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जो इंडी के लोग हैं उनका ना तो कोई एडवाइजर यूपी में, ना उनका कोई वोटर है। ममता बनर्जी के पास 50 वोट भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक साहब तेलंगाना के पीएम बनने चले थे, वो अपने राज्य में निपट गए हैं। अब मैं कप्तानों के जी जहाज़ों के कप्तान जी जी इस समय उतर उतर के भाग रहे हैं। जी जबकि परंपरा ये थी, नेवी की एक परंपरा है, कानून नहीं है, कि यदि पानी का जहाज डूबता है तो कप्तान जल समाधि लेता है। पंडित मुल्ला ने जल समाधि ली थी खुखरी में। जी उन्होंने कहा था नहीं मैं जल समाधि लूंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन आजकल जहाज़ों के कप्तान भाग भाग करके एनडीए और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये मोदी जी की लोकप्रियता की पराकाष्ठा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। राष्ट्रीय राजनीति तो छोड़ दो। जी आपने अभी अभी कहा कि समाजवादी पार्टी बड़ी छोटी सी पार्टी है, लेकिन जब आप केंद्रीय मंत्री थे और अखिलेश यादव के खिलाफ करहल में चुनाव लड़ रहे थे तो फिर आपको हार का सामना करना पड़ गया था। तो फिर ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि वो एक छोटी पार्टी है? हाँ, उसका कारण यह है जी नहीं, छोटी पार्टी संख्या से लगा लो ना, एमएलओ की संख्या से लगा लो, एमएलसी की संख्या से लगा लो, राज्यसभा की संख्या से लगा लो। इसमें भूमि विकास बैंक का उनका कोई चेयरमैन नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन नहीं है, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, नगर पालिकाओं के चेयरमैन नहीं है। 120 एमएलए हैं, उसके पहले 49 एमएलए आए थे। घर के 3 लोग हार चुके हैं। 3 घर के हारना इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने टॉप 5 सीटों को चुनने के बाद हारे हैं वो, तो ये एक बड़ी बात है। जहाँ तक करहल का सवाल है, उनके वो क्यों करहल गए? वो करहल इसलिए गए होंगे कि जब करहल नंबर 1 सीट होगी समाजवादी पार्टी की, तो एक विधानसभा कभी 2 पार्टियों के लिए अच्छी होती है क्या? जो आपने कहा कि छोटी पार्टी इसके बाद में चुनाव हार गया, तो कुछ विधानसभाओं में तो मजबूत होते हैं। आखिर जसवंत नगर में ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग? 18 चुनाव, ये क्यों नहीं जाते हैं बाहर? आखिर ये आजमगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और बदायूं को ही क्यों चुनते हैं? ये आगरा लड़ने क्यों नहीं आते हैं? एटा लड़ने क्यों नहीं आते हैं? फिरोजाबाद लड़ने क्यों नहीं आते हैं? हाथरस लड़ने क्यों नहीं आते हैं? अलीगढ़ लड़ने क्यों नहीं जाते हैं? आखिर यही 5 पर और 5 सीटों पर चुनाव लड़के ये 5 इलेक्शन में 25 यादवों की भ्रूण हत्या कर चुके हैं, जो इन लोकसभाओं पर सांसद हो सकते थे अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती। जो टॉप 5 है 1996 से यही लोग लड़ते हैं। अब कहाँ लड़ते हैं? मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं, और एक बार नई सीट चुन ली है आजमगढ़ पिछली बार से। तो फिर यहाँ पर जब ये जीतते हैं तो कितनी बड़ी लीडरशिप उनके समाज में पैदा हो सकती थी। अगर घर में एक आदमी लड़ लेता, शेष 4 जगह लड़ते, तो 5 लोकसभाओं में अलग अलग लोग सांसद हुआ करते। वहाँ वर्षों से मेहनत करने वाले लोगों के हाथ में अब ब्लॉक प्रमुखी रह गई है, बीडीसी रह गई है, जिला पंचायत रह गई है। पार्लियामेंट तो मिलने वाली नहीं है इन 5 सीटों पर, क्योंकि जो भी घर में 25 साल का हो जाएगा वो सीधे जाकर के किसी 5 सीट पर लड़ने चला जाएगा। बघेल साहब, ये बताइए, क्या ये सब चीज़ें जो हो रही है, जो आप गिना रहे हैं कि इस वजह से उनकी पार्टी सिमटी, मतलब 2, 4, 5 जो है सीट उसी पे रहती है, उससे बाहर निकलने का, क्या परिसीमन के चक्कर में ऐसा हुआ है कि उन्हें वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो जीत पाएंगे, इसीलिए वो एक सिमट के एक दायरे में रहना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। ना, लिमिटेड दायरा नहीं है, लिमिटेड दायरा नहीं है जी, लिमिटेड दायरा नहीं है। द बेस्ट सीट है जहाँ यादव और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है, लिमिटेड नहीं है। आजमगढ़ एकदम पूर्वांचल, कन्नौज मिडिल में, संभल एकदम पश्चिम, फिरोजाबाद यहाँ, और मैनपुरी। लिमिटेड नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जाते वहाँ पर हैं जहाँ पर माई होती है 5-7 लाख, वहाँ जाते हैं। तो लिमिटेड कहाँ है? सीधे जाके आजमगढ़ पहुँचे, रास्ते में रुकते ही नहीं है। क्यों? वहाँ पर इनका ये वाला वोट बैंक है जिसकी तुष्टिकरण के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी है। तो जब ये टावा से चलते हैं तो आजमगढ़ में जाके गाड़ी क्यों रुकती है? रास्ते में कानपुर है, बाराबंकी है, इलाहाबाद है, फूलपुर है, देवरिया है, बलिया है, बस्ती है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ है। तो आजमगढ़ में जाकर हेलीकॉप्टर क्यों उतरता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है बाकी सीटों पर लड़ने के लिए।
तो जहां यादव और मुस्लिम भाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जी वहां पर जाकर के अपनी 5 चुन के लड़ते हैं। तो लिमिटेड नहीं है हमारे, आप मेरे बातों, लिमिटेड तो होता चलो 2 जिले हैं, नहीं, द बेस्ट एकदम पूरब में आजमगढ़, तो एकदम पश्चिम में संभल, तो बीच में मैनपुरी, फिरोजाबाद और कन्नौज, तो बदायूं फिर एकदम रुहेलखंड में। तो ये जाकर के इसको अंग्रेजी में पिक एंड चूज कहते हैं शायद, जी, जी। पिक एंड चूज करती है। तो लिमिटेड पार्टी है, लेकिन लिमिटेड इलाके में नहीं है। सब नहीं, जगह मेरे की कहने बढ़िया का वाली मतलब सीटों पर बघेल साहब, खानदान चला जाता है। मेरे कहने का कार्यकर्ताओं मतलब, को हारने वाली सीटों पे देते हैं। जी जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों को, जैसा कि आप कह रहे थे, उन्हीं जगहों को, उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों को पिक करते हैं जहां से जीतने के चांसेस उनके ज़्यादा हो, चाहे वो MY समीकरण की वजह से हो या उनको अपना वोट बैंक दिखता हो। लेकिन इसके उलट अगर मैं आपकी कहानी देखूं तो आप मेरे ख्याल से 10 साल में कितने 5 चुनाव लड़ गए बगैर हार का डर और फिक्र किए हुए कि आप हारेंगे या जीतेंगे। पार्टी ने जो आदेश, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी, अब आपने ही कहा है कि मैं 10 साल में 5 लड़ गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय JP नड्डा साहब, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति मैं इतना आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 14 लोकसभा लड़ाई, फिर 17 विधानसभा लड़ाई, फिर 19 लोकसभा लड़ाई, फिर 22 विधानसभा लड़ाई, फिर 24 लोकसभा का टिकट दिया है। और इसमें आसान वाली सीट एक भी नहीं थी। जी सपा बसपा गठबंधन होते हुए आगरा थोड़ी खतरनाक हो जाती है, तो यहाँ भेजा। टूंडला हम लोग, भारतीय जनता पार्टी 16 बार हारी थी, इसलिए मैं वहाँ सेकेंड MLA हूँ आज़ादी के बाद, तो वो टूंडला भी टफ थी। देन फिरोजाबाद में मैं सेफई परिवार से लड़ा, अक्षय यादव से। देन करहल लड़ा। तो कहने का मतलब है कि 14, 17, 19, 22 और 24 ये 5 चुनाव लड़ाएं। तो मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि यदि मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मुझे लायक समझा है कि सेफई परिवार से मैं चुनाव लड़ सकता हूं या टफ सीटों पर जा सकता हूं, तो ज़िंदगी में कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। छाती अड़ा करके हमारा हाईकमान जहां भी भेजेगा वहां पर चुनाव लड़ूंगा। बघेल साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप दिल्ली की राजनीति में भी बहुत सक्रिय हैं, लेकिन आप दिल्ली में दिखते कम है, आगरा में ज़्यादा दिखते हैं, या अपने कंस्टिट्यूंसी या लोगों के बीच में ज़्यादा दिखते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह है? कितने दिन आप दिल्ली रहे हैं पिछले दिनों? खास वजह है कि एक व्रत ले लिया था जी नहीं, शुरू में जब मैं भाजपा में नहीं था, 4 बार MP था, तो 4 कार्यकाल में 23 रात दिल्ली में रुका था। 4 कार्यकाल में आप टोटल 23 रात रुके। 30 दिन में 23 दिन रुक जाते हैं। 23 नाइट स्टे इन दिल्ली इन माई 4, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा और राज्यसभा, ये लगा के मैं 23 रात इसलिए रुका हूँ। मैंने एक व्रत ले लिया था शुरू में, वो ले लिया था अपरिहार्य कारणों को छोड़ करके मैं अपनी लोकसभा में रोज़ 5 गांव का दौरा किया करूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं, कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कर्ण छेदन, इस किसी कार्यक्रम को नहीं छोड़ता हूं। जैसे आज मैं रात सुबह 3:15 बजे निधौली कला मेरी लोकसभा में रसिया हो रहे थे होली पर, तो उसको मैंने 12:30 बजे रात तक सुना। वहाँ से 80 किलोमीटर आया, तो 3:15 बजे सुबह आया हूँ। अब मंत्री होने के नाते फाइलें भी देखनी होती हैं, मंत्रिपरिषद की भी बैठक होती है, डिपार्टमेंट की समीक्षा होती है, इसलिए इस बार तो खूब रुका हूँ। लेकिन जब मैं सपा और बसपा में 4 बार MP रहा था, तो मैं रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ। इस इलाके में अफवाह है या हकीकत है कि भैंस के मरने पर भी SP सिंह बघेल अपने कार्यकर्ता के यहाँ जरूर जाते हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल कि आपका सब कुछ तो ठीक चल रहा है, खंदौली में आपका विरोध क्यों हो रहा है? वहाँ पे लोग आपसे नाराज हैं? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र। अब देखिए, कल परसों ही मैंने खंदौली में पैंतखेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गजौली, धंगरौली, नगला चतरा, गढ़ी जीता, ये गांव की है। कल ही खंदौली में मैं फेसबुक पे जाओ तो बेलोट गांव में मैंने एक दंगल का उद्घाटन किया है। जो लोग, कुछ ऐसे लोग जो विपक्ष के लोग चाहते हैं कि टिकट नहीं मिलेगी तो आसान हम हो जाएगी हमारे लिए, तो ये ना लड़ें, दूसरा मिल गई है तो फिर कट जाए, इस प्रकार के। तो ये आजकल इस प्रकार का फैशन है, होर्डिंग वोर्डिंग लगाने का और लापता होने का। अरे मेरा तो एक बार, मतलब मैं 23 रात रुका हूँ, एक बार मेरा पोस्टर ही लगा था कि SP सिंह बघेल लापता हैं, तो वो जोक ऑफ द सेंचुरी मानी गई। लोगों ने इतनी मजाक उड़ाई उस आदमी की, तो अब वो तो प्रसिद्ध हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये राजनीतिक केवल षड्यंत्रों के तहत इस प्रकार की बातें लगती हैं। यहाँ का, मेरी लोकसभा का अगर 5 साल का बच्चा है
तो मेरी फ़ोटो दिखा दोगे या मुझे दिखा दोगे तो मेरा नाम जरूर लेगा, क्योंकि मैं मूवमेंट करता हूँ। जी जी, बघेल साहब आप हमारे साथ जुड़े, हमारे सवालों का आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया डेली लाइव पर देश और दुनिया की बाकी खबरें लगातार जारी रहें। नमस्कार। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए।